प्यारे दर्शकों और प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। हम लोग आज एक बहुत ही अलग टाइप का विषय लेकर के आ रहे हैं और हम चर्चा करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पहली किताब हमारे सामने आई है उस पर। पिछले सत्र में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चर्चा सुनी कि नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसकी नई किताबें आएंगी, तो हमारे अंदर एक उत्सुकता हुआ करती थी कि ये नई किताबें कैसी होंगी, इसका कंटेंट क्या होगा, इसमें क्या क्या बदलाव आएगा। चलिए आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान विषय की बात करते हैं। तो लो आ गई नई किताब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। चलिए देखते हैं इसमें कि क्या बदलाव हुए हैं। कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान की किताब है वह NCERT की पाठ्य पुस्तक में या उस पाठ्य पुस्तक को हूबहू तरीके से मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा प्रिंट किया गया है। इसमें जो कंटेंट है वो भारत की नवीनतम नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके कंटेंट पर आधारित है, इसकी भावनाओं पर आधारित है, इसमें दी गई अवधारणाओं पर आधारित है, यानी कॉन्सेप्ट 2020 की NEP है। और इसका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वह NCF 2023 के अनुसार किया गया है। यानी हमारा जो पाठ्यक्रम है अब वह समग्र सोच पर आधारित पूरी तरीके से इंडियन सेंट्रलाइज यानी भारतीय केंद्रित इंडियन सेंट्रिक है और भारत यानी इंडिया फर्स्ट नेशन फर्स्ट को रखते हुए हमारी सोच और हमारे विचार को प्रेरित करना इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जो कक्षा 6वीं में हमको दिखाई देगा भी। और समाज का अध्ययन और भारत और उसके आगे नाम से ये किताब आपके सामने आई है, ये आप देख सकते हैं। ये आपके सामने ये किताब आ चुकी है और इस किताब को अपन थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर देखते हैं तो हमको दिखाई देगा ये देखिए, ये समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक, यानी हमारी ये पाठ्य पुस्तक नई शिक्षा नीति पर आधारित पहली पाठ्य पुस्तक है। चलिए देखते हैं इस पाठ्य पुस्तक में क्या परिवर्तन हुए हैं। पहला परिवर्तन के रूप में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि तीनों विषयों का एकीकरण। इसके पहले जब हम पिछले सत्र में सामाजिक विज्ञान पढ़ते थे कक्षा 6वीं की, तो हमको 3 अलग अलग विषय पढ़ना पड़ता था, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। इन तीनों की किताबें भी अलग अलग हुआ करती थी और हर किताब में अलग अलग अध्याय हुआ करते थे। अब इन तीनों पुस्तकों को एक कर दिया गया है और एक नई किताब हमारे सामने आ गई है, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, शॉर्ट में हम कहेंगे SST बुक यानी सामाजिक विज्ञान विषय की किताब। दूसरा अंतर इसमें जो हमको दिखाई देता है, पाठ्य सामग्री में कमी की गई है। पहले अगर हम बात करें तो पिछले जो पाठ्यक्रम था जिसमें 3 अलग अलग किताबें थी, उनमें कुल अध्यायों की संख्या थी 24। हम देखते हैं भूगोल में कुल 6 अध्याय, राजनीति विज्ञान में 8 और इतिहास में 10 अध्याय दिए गए थे। इन सभी अध्यायों को मिला करके 24 अध्याय थे। लेकिन अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी है NCF 2023 के अनुसार कक्षा 6 की जो नई किताब आई है उसमें अब ये 24 अध्याय भी नहीं मिलेंगे और ये 3 किताबें भी नहीं मिलेगी। इनकी जगह पर हमको मिलेंगे कुल 14 अध्याय जो कि 5 भागों में बांटे गए हैं, अलग अलग 5 भागों में। अब अभी तक आप कहोगे कि 3 पाठ पढ़ते थे, 3 भाग पढ़ते थे, इतिहास, भूगोल और राजनीति, लेकिन यहाँ पर आप अर्थशास्त्र को अलग से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर विषय का पहले भाग में आप पढ़ेंगे भूगोल को, दूसरे भाग में आप पढ़ेंगे खा में इतिहास को, तीसरे भाग में आप पढ़ेंगे घा में आप देखेंगे राजनीति विज्ञान को, और चौथा और 5वां भाग जो आप पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अर्थशास्त्र को। इसके अलावा आपकी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपराओं को समृद्ध बनाने के लिए इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको ये 2 अध्याय पढ़ने को मिलेंगे। इसमें हालांकि इतिहास और राजनीति के ही अध्यायों का समावेश मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको ये 2 अध्याय आपकी भारत के प्रति सोच को मजबूत करेंगे। इस तरह से आपके पृष्ठों की संख्या कम की गई है, किताबों की संख्या कम की गई है, अध्यायों की संख्या कम की गई है और किताब में पृष्ठों की संख्या भी कम हुई है। आकर्षक चित्र आ गए हैं जिनसे आपकी समझ एक बार में बहुत क्लिक हो जाती है और सामाजिक विज्ञान विषय से आप वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को भी समझ पाएंगे। इस तरह से कुल 14 अध्यायों के साथ छात्रों के बोझ को कम करने का प्रयास किया गया है। चलिए अपन एक एक भाग को समझते हैं। पहला भाग का जो भूगोल को डेडिकेटेड है, भारत एवं विश्व, भूभाग और उसके निवासी। इस विषय में हमारे आसपास की भौगोलिक दुनिया की बुनियादी बातें,
हमारे ग्रह यानी पृथ्वी की प्रमुख विशेषताएं और उन्हें मानचित्र पर दर्शाने के तरीके, यानी पृथ्वी की प्रमुख विशेषताएं, कैसे स्थल मंडल है, कैसे पर्वत हैं, कैसे पठार हैं, क्या मैदान हैं, कैसे उनको मानचित्र पर दर्शाएं, ये बताने का तरीका शामिल है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मोबाइल पर शानदार मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह विषय मानचित्रों से हट के चर्चा करता है। मतलब केवल मानचित्रों की अगर बात करें तो वो आपको मोबाइल पे मिल जाएंगे, लेकिन हम मानचित्रों से हटकर ऐसे चर्चा करते हैं कि इसके माध्यम से हमको इतिहास के दौरान मानव सभ्यता के फूलने फलने में भौतिक संरचनाओं का क्या योगदान रहा है, यानी किस तरह से समुद्र ने, पर्वत ने, नदियों ने हम इंसानों को शुरुआती दौर में, जब हम आदि मानव भी नहीं थे और उसके पहले जंगली स्थिति में जिया करते थे, तब किस तरह से हमको उसने आकर्षित किया नदियों ने कि आइए मेरे किनारे पे अपनी बसाहट बनाइए। किस तरह से गुफाओं ने पर्वतों की हमको आकर्षित किया कि आप जानवरों से बचना चाहते हो तो आइए मेरी इन कंदराओं में, मेरी इन गुफाओं में आकर के शरण लीजिए। इन सारी चीज़ों को हम इस विषय में पढ़ेंगे। भूगोल के अंतर्गत कि भूगोल ने इतिहास को कैसे प्रभावित किया, भारत की हिंद महासागर में स्थिति कैसे उसको महत्वपूर्ण बनाती है विश्व में, इसको हम पढ़ेंगे। यानी अगर पुराने पाठ्यक्रम से तुलना करें तो कंटेंट लगभग आपका वही है, लेकिन पिछले कंटेंट में क्या होता था कि जैसे हमको पृथ्वी के बारे में पढ़ना है तो सीधे पृथ्वी के ऊपर भूपरपटी होती है, उसके नीचे मेंटल कोर और लावा और मैग्मा और ये तमाम चीज़ें पढ़ा करते थे। लेकिन अब आपको थोड़ा सा रोचक बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर हम एक ड्रिल मशीन लेते हैं और पृथ्वी के ऊपर छेद करना शुरू करते हैं, अब छेद करने के बाद हम उसमें धीरे धीरे नीचे उतरते तो हमको क्या क्या मिलेगा, पहले भूपरपटी मिलेगी, फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा। इस तरह से धीरे धीरे कहानी को ऐसे आगे बढ़ाया गया है, कहानी के रूप में इस कंटेंट को, कि आपकी समझ भूगोल को लेकर के बन जाए। पूरा चित्र बनाने की कोशिश की है, पूरा चित्र खींचने की कोशिश की है। इस नए कंटेंट में इस तरह आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी। यानी मुख्य परिवर्तनों की बात करते हैं तो अक्षांश और देशांतर की जो माप है उसकी मुख्य अवधारणा हटा दी गई है, क्योंकि यह अवधारणा वेस्टर्न कल्चर को प्रोत्साहित करती थी, जबकि अक्षांश और देशांतर की बातें हम उससे पहले से करते आ रहे हैं। आपकी इस किताब में एक मध्य रेखा का कॉन्सेप्ट मिलेगा जो कि उज्जैन से गुजरती थी 78 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के रूप में। अब वर्तमान में आपको दिखती है 82.5 अंश की देशांतर रेखा दिखती है और पहले ये दिखती थी। अब आप कहोगे कि इसका मान कम क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि उस दौर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी भारत का भाग होते थे, इसलिए ये लाइन भारत के मध्य में पड़ती थी। वर्तमान में ये वाली लाइन भारत के मध्य में पड़ती है। तो इन चीज़ों को आप जान पाएंगे। अभी तक आप पढ़ते थे केवल एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, उसको देखते थे, और अब आप पढ़ पाएंगे कि भारत के संदर्भ में आपको गौरवानुभूति भी होगी और आप विषय को भी पढ़ेंगे और साथ में पूरी दुनिया को जानेंगे। यानी बहुत ही शानदार पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बनाया हुआ है। और 48 पेज में जो भूगोल पहले हुआ करता था उसको घटा के 48-49 पेज से केवल 34 पेज में समेट दिया गया है। आपकी समझ भी अच्छी कर दी गई है। पाठ के अंत में अब आपको कोई एक्सरसाइज नहीं मिलेगी, आओ करके देखें, क्रियाकलाप, परियोजना कार्य, इनके माध्यम से अब जब आप काम करेंगे, यानी अब सामाजिक विज्ञान विषय पूरी तरीके से प्रायोगिक विषय हो गया है, प्रैक्टिकल करेंगे हम उसका, तब आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमारे सारे टीचर्स भी निश्चित रूप से किताब नई है तो उसको पढ़कर उसको पढ़ाने का अभ्यास कर रहे होंगे और किस तरह से विषय को रोचक बनाएं इसके लिए भी लगे होंगे हमारे साथी। और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप लोग भी उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। इसके बाद आता है भाग 2, अतीत के चित्रपट यानी इतिहास की बातें। चित्रपट यानी कैनवास का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिस पर चित्र और डिजाइन होती है और जिसको हम हमारे घर की दीवार पर टांग देते हैं। इस चित्रपट में अतीत का चित्रण हम भारत के अतीत से करना आरंभ करते हैं, यानी हमने एक कैनवास लिया है और उसमें भारत का चित्रण करना शुरू करते हैं। अब भारत के बारे में अगर हम बताएंगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? प्रागैतिहासिक युग से करेंगे, जब हम पत्थरों से औजार बनाया करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करके हमारा जीवन जिया करते थे। अब वो समय कब था, वो कितना पुराना था, उस पुराने समय के आगे बढ़ने के लिए हमने एक इतिहास की समय रेखा के बारे में बात करेंगे। यानी ये अगर 2025 है तो इसके आगे 26 आएगा। लेकिन हम जब इतिहास पढ़ते हैं तब यहाँ पर एक समय शून्य था, शून्य के पहले क्या था, इस बात को आपको बताया गया इतिहास की समय रेखा से।
अब आप कहेंगे कि ये इतना गड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत क्यों है, तो आपको मैं बता दूं इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो 6वीं से लेकर के 10वीं तक इतिहास की शुरुआत कैसे करें, उसके लिए मैंने एक अलग से कंटेंट बनाया हुआ है जिसको आप यहाँ पर आई बॉक्स में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप एक बार उसको जाकर के देखिए कि इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 की, तो यहाँ पर पुराना पाठ्यक्रम 10 भागों में विभाजित था। अब ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम 3 अध्यायों में समेट कर रख दिया गया है। परिवर्तन की बात करते हैं तो अतीत की गाथा और हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपराएं 46 पृष्ठों में से कुल 5 अध्यायों में शामिल है, जिसमें पहले 10 अध्याय घटा दिए गए, ये मैं आपको बता दिया हूँ। इसमें प्राचीन ग्रंथों का समावेश किया गया है। भारत अर्थात भारत यानी इंडिया अर्थात भारत नामक अध्याय में महाभारत, विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों की उत्पत्ति और उनकी चर्चा की गई है। प्राचीन साम्राज्यों की सामग्री में कटौती करते हुए मौर्य, गुप्त, पल्लव, चालुक्य आदि साम्राज्यों पर विस्तृत विवरण ना देकर के उसको कम किया गया है और उदाहरण के लिए सम्राट अशोक का केवल एक शब्द में उल्लेख किया गया है। स्थानीय अवधारणाओं पर जोर दिया गया है, मध्य रेखा की बात की गई है और सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से बताने का प्रयास किया गया है। यानी आपको आपकी कक्षा के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताने का प्रयास किया गया, पहले समझाने का प्रयास किया गया है कि आप पहले समझें भारत के भूगोल के अनुसार भारत का इतिहास कैसे बना, किस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक कल्चर और किस तरह से हमारे श्रुति, स्मृति, पुराण इत्यादि की रचना हुई और इसके बाद कैसे आगे हमारा भारत बढ़ा। ये प्राचीन भारत का इतिहास आपको कक्षा 6 में बताने का प्रयास किया गया है। पहले भी यही था, लेकिन कंटेंट की प्रस्तुतिकरण के तरीके में बदलाव के साथ। इसके बाद आता है एक नया विषय आपके लिए जोड़ा गया है, हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। पहले सहायक वाचन के रूप में इसको पढ़ा करते थे, लेकिन अब इसको सामाजिक विज्ञान विषय का एक अमूर्त हिस्सा बना दिया गया है, अभिन्न अंग बना दिया गया है, जिसमें हम भारत की सांस्कृतिक जड़ें और विविधता में एकता या एक में अनेक को पढ़ेंगे। इसमें अगर हम देखते हैं तो कुछ विषय वस्तु पुराने पाठ्यक्रम से ही ली गई हैं, जो कि आपको इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय से दिखाई पड़ेंगी। यानी अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो आपको दिखेगा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ परंपराओं पर केंद्रित जैसे कठोपनिषद, बृहद आरण्यकोपनिषद की कहानियाँ, रामायण के दृश्य, वेदों पर चर्चा। पुराने पाठ्यक्रम में छांदोग्य उपनिषद की कहानी थी, लेकिन नए संस्मरण में अब क्या हुआ है, नए संस्करण में अब क्या हुआ है, अतिरिक्त उपनिषदों की कहानियों को भी जोड़ा गया है। यहाँ पर अब राजनीतिक विज्ञान के कुछ विषय शामिल कर लिए गए हैं, जैसे सांस्कृतिक विविधता, भोजन, वस्त्र, त्योहार, साहित्य इत्यादि के अलावा पुराने पाठ्यक्रम में विविधता और भेदभाव नामक जो अध्याय था, जो जाति आधारित भेदभाव, असमानता और डॉक्टर अंबेडकर के योगदान जैसों पर बातें करता था, अब उसको हटा लिया गया है। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा करते थे। 21वीं सदी के भारत में जो हमारे बच्चे हैं उनको अग्रगामी सोच का होना चाहिए, उनको फास्ट फॉरवर्ड सोच का होना चाहिए। 21वीं सदी का विद्यार्थी कैसा हो, वह पुरानी बातों को लेकर के समझे जरूर, लेकिन उनको अपने मानस पटल में लेकर के आगे ना बढ़े। इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें जो भेदभाव और असमानता को अंडरलाइन करती थी, रेखांकित करती थी, उनको स्क्रीच करने का, उनको कम करने का प्रयास किया गया है और भारतीय गौरव को जागृत करने के लिए, पल्लवित करने के लिए, पुष्पित करने के लिए इस कंटेंट को उस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया है। अगला जो चैप्टर है इसमें अपन देखते हैं सामाजिक विज्ञान में सांस्कृतिक जड़ों के बारे में। मैंने ज़्यादा चर्चा कर ली है आपको, जैसे इसमें कठोपनिषद, बृहद आरण्यकोपनिषद, रामायण के दृश्य, वेदों पर चर्चा की गई है। इसमें भोजन, वस्त्र, त्योहार की बात की गई है और पुराने पाठ्यक्रम में इतिहास और राजनीति विज्ञान से इन चीज़ों को उठाने का प्रयास किया गया है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपराओं को जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे जो 6वीं में पढ़ रहे हैं, 12, 11, 13 साल के आसपास के होंगे, जब इन बच्चों को हम भारत के सेंटर में रख करके इंडिया सेंट्रिक, नेशन फर्स्ट के माध्यम से इनकी सोच को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में हमें एक अच्छे नागरिकों की फौज तैयार होगी। अगला भाग हमारे सामने है राजनीति विज्ञान का। ये राजनीति विज्ञान पहले आपको बता दूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट में थी। विविधता और भेदभाव वाले पार्ट को अब हटा दिया गया है और विविधता की समझ को
विविधता की समझ को विषय गा में शामिल कर लिया गया है। इस तरह से अब हमारे पास में केवल 1, 2, 3, 4 पार्ट रह गए हैं और ये 4 पार्ट को हमने यहाँ पर नए संस्करण में शामिल कर लिया गया है, जिसमें परिवार, आधारभूत शासन व्यवस्था और ग्राम पंचायत और नगरीय प्रशासन की बात की गई है। यानी प्रमुख परिवर्तनों पर अगर हम ध्यान दें तो पिछला पाठ्यक्रम राजनीतिक ढांचे और संविधान पर ज़्यादा सेंट्रिक था, ज़्यादा ध्यान देता था। अब नई नीति में विद्यार्थियों को नागरिकता के अधिकारों, जिम्मेदारियों, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के बारे में व्यवहारिक जानकारी दी जा रही है और स्थानीय सरकार की भूमिका, उसके कार्यकलाप को समझने के और समझाने के लिए स्थानीय अदालती व्यवस्था के मामले उठाए जा रहे हैं, यानी उदाहरण सहित बताने का प्रयास इसमें किया जाएगा ताकि विद्यार्थी इस विषय से अपने आप को जोड़ सकें। राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय में यही मुख्य अंतर है कि सामाजिक विज्ञान विषय को हम लैब के अंदर जाकर नहीं पढ़ सकते। कक्षा 6वीं में ये बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान विषय हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, किस तरह से भूगोल हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे इतिहास को, हमारी राजनीति को प्रभावित करता है, किस तरह से अर्थशास्त्र हमारी राजनीति को प्रभावित करता है। आप देख सकते हैं अमेरिका के नागरिकों ने राजनीतिक व्यवस्था के तहत राजनीति को प्रभावित किया। जो बाइडेन की जगह पर डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया, वहां का अर्थशास्त्र बदलने लगा, अर्थव्यवस्था बदलने लगी और उस अर्थव्यवस्था ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। जब अर्थव्यवस्था अन्य देशों को प्रभावित कर रहा है तो राजनीति ने भी अपने आप में बदलाव किया। यानी सामाजिक विज्ञान विषय लैब के अंदर की विषय वस्तु नहीं, लैब के बाहर की विषय वस्तु है, जिसको आपको विद्यार्थियों से, समाज से जोड़कर एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा और उनके दिमाग में रोचक गतिविधियों के साथ इन चीज़ों को डालना पड़ेगी ताकि जिज्ञासा उनके अंदर उत्पन्न हो। एक शिक्षक के बारे में अगर अपन बात करें तो शिक्षक जो है जितना सीखेगा विद्यार्थी उतना निखरेगा। इस बात को हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से, इस कंटेंट को जब आप पढ़ेंगे कक्षा 6 का, आपकी समझ में आएगा। अगला विषय यानी अगला भाग 5वां अर्थव्यवस्था पर है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है इसको भी 2 अध्यायों में बताने का प्रयास किया गया है। यानी कोई भी परिवार दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, पानी इत्यादि और वयस्कों के लिए आजीविका, युवाओं के लिए शिक्षा के बिना खुश नहीं रह सकता। इसको सुदृढ़ बनाने के लिए भारत जैसे विशाल देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, मुद्रा का काम क्या है, मुद्रा की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको कैसे बढ़ाया जाता है, आर्थिक गतिविधियां किसे कहते हैं, प्राकृतिक और मानव संसाधन क्या होते हैं, इनका थोड़ा थोड़ा उत्तर खोजने में हमको यहाँ पर सहायता मिल जाएगी। मुख्य परिवर्तन की बात करें तो अर्थशास्त्र की अधिकतर जानकारी व्यापार और उद्योग पर केंद्रित थी, जिसको हटाकर अब विद्यार्थियों के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ दिया गया है। यानी रोजमर्रा के जीवन में अर्थशास्त्र के तत्वों को समाहित किया गया है और उनको पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बचत, बजट, स्थानीय बाजार की कार्यप्रणाली को समझने के लिए गतिविधियां शामिल की गई हैं। इस तरह से 5 भाग आप लोगों ने देखे। और तीसरा प्रमुख परिवर्तन अब हम देखते हैं, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इंडिया सेंट्रिक करिकुलम यानी पाठ्यक्रम बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि समाज का अध्ययन भारत और उससे आगे, भारत के बारे में देखना लेकिन उससे आगे यानी संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब बनाना है, वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ में आगे बढ़ना है। यानी यह पाठ्यक्रम भारत केंद्रित दृष्टिकोण के साथ है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान परंपराओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है। तभी तो यहाँ पर हम विष्णु पुराण की उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे, किस तरह से धार्मिक ग्रंथ हमारे मानव चेतना को प्रभावित करते हैं और हम अच्छी चेतना के साथ कैसे समाज का निर्माण करते हैं। और जब हमारा देश अच्छी चेतना, अच्छे निर्माण के साथ आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया को पलटने का, पूरी दुनिया को बदलने का सामर्थ्य हमें अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आई हुई इस किताब में दिए गए कंटेंट का मुख्य उद्देश्य यही है। इसके बाद आपसे लूँगा इजाज़त। अगले कंटेंट में हम बात करेंगे कुछ और नए विषय के साथ। यदि आप चाहते हैं कि हम कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हम किन विषयों पर आपसे चर्चा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक निगम ने ये जो नई किताब, आपको बता दूं मैं, ये जो नई किताब है इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। इस किताब में बहुत सी जानकारियाँ बहुत अच्छे से, इस किताब में बहुत सारी जानकारियाँ बहुत अच्छी दी हुई हैं और ये मैं आपको पूरे तरीके से बता चुका हूँ। यहाँ पर सबसे शुरुआत में पुस्तक के साथ आपकी यात्रा जो दिया हुआ है, हे ईश्वर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी ना गंवा सकूं। कितनी ज़बरदस्त बात है।
जब आप छठी में अनेकता में एकता को पढ़ते हैं और उसके बाद जब आप 9वीं 10वीं में जाकर यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, तब आपकी समझ निश्चित रूप से एक ब्रॉडर स्केल पर जाएगी और फिर आप वसुधैव कुटुंबकम के लिए, आप फिर एक वैश्विक नागरिक बनने के लिए सज्ज रहेंगे, तैयार रहेंगे। ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे इस पाठ में, और बाकी जो परिवर्तन हैं उन पर मैं आप लोगों से चर्चा कर ही चुका हूं। तो चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।